बैठे बैठे कपिल सिब्बल साहब को क्या हो जाता है, इस तरह के बयान दे देते हैं। सिब्बल साहब के पिताजी पाकिस्तान से भाग के आए थे, वहाँ खदेड़े गए थे 1947 में। 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं। एक है नार्सिज्म, दूसरा है मैग्लोमोनिया और तीसरा है स्टॉकहोम सिंड्रोम। मुझे लगता है कि इन 3 बीमारियों के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। मैं सिब्बल साहब के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल एक मानसिक 3 बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ। ये थोड़ा अंश तीनों बीमारियां एक साथ किसी व्यक्ति को लग जाती है। अब जहाँ तक सिब्बल साहब की बात है, 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ। आज तक सिब्बल साहब ने कभी नहीं कहा कि हाँ ये इतना डिले हो रहा है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, देश रहने के लायक नहीं है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंदू लगातार पलायन कर रहे थे, तब भी उनको देश एकदम सुरक्षित नजर आ रहा। सिर्फ पलायन नहीं कर रहे थे, उनके घरों को जलाया जा रहा था, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था। टीएमसी के नाक के नीचे 321 अपोनेंट के जो है नेताओं की हत्या की गई है। और सिब्बल साहब अपने आप को हिंदू कहते हैं और भारत में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं, इसकी उनको कभी चिंता नहीं हुई। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, उसकी कभी उन्होंने चिंता जाहिर नहीं की। कानून की दृष्टि से अगर हम देखें कि अभिषेक बनर्जी का तो आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा, भाई क्या हुआ उसके साथ। क्या ये किसी भी एंगल से अटेम्प्ट टू मर्डर या जानलेवा हमला, उस तरह की धाराएं इसमें लग सकती है क्या? बंगाल में बहुत गुस्सा है। ये तो लोग केवल अपना गुस्सा निकाल दे रहे हैं अंडा फेंक के। न तो जिस तरीके से वहाँ तोलाबाजी होती थी, वहाँ हवालाबाजी होती थी, कबूतरबाजी होती थी, मतलब कुछ भी करो बिना पैसे दिए काम नहीं होता था। ये जो बात की जा रही है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हालांकि अभी तक उस तरह का कोई, जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई वो कोर्ट में केसेस वगैरह नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल जैसे लोगों को इस तरह की बातें करने की क्या आवश्यकता है? व्हाई डिड ही से ऑल दिस थिंग्स? देखिए, अहंकार बहुत बड़ा अहंकार किसी भी चीज़ का हो, पैसे का अहंकार हो, पॉलिटिकल अहंकार हो, सत्ता का अहंकार हो, या अपने बौद्धिक अहंकार हो, अहंकार तो नुकसान ही करता है। अच्छा वकील बनने का अहंकार, ट्रेंड से अलग होकर के कुछ न कुछ बोलना। हाँ, तो जो अहंकार, जब तक कुछ नया नहीं बोलेंगे तब तक उनको नहीं। एक और दूसरा लगता है कि देयर इज एन इनहेरेंट हेट फॉर हिंदुइज्म। हिंदुत्व को लेकर के, कोई भी हिंदू प्रतीक चिन्हों को लेकर के कोई केस आता है, इसी तरीके से अटपटा बयान वो देते हैं। सिब्बल साहब के पास जो टैलेंट है ना, अगर उसका सदुपयोग करते तो वास्तव में देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बंगाल में रोज बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, लेकिन एक खबर जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, वो कपिल सिब्बल के बयान को लेकर। अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे मारे गए, सड़े हुए टमाटर मारे गए, धक्का मुक्की हुआ, शर्ट फाड़ा गया, लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि उसके ऊपर जानलेवा हमला। अब पता नहीं अंडे से जानलेवा हमला कैसे होता है, ये कपिल सिब्बल जैसे ज्ञानी व्यक्ति ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कह दी। उन्होंने कहा अब ये देश रहने लायक नहीं है, ये पूरी तरीके से एनार्की और पता नहीं क्या क्या उस तरह के बयान जो दे दिए, दैट बॉर्डर्स कि भाई आप जो है बिल्कुल देश के खिलाफ दिया गया बयान। तो रिएक्शन भी बहुत सारे आए। किसी ने कहा भाई पैसे की वजह से कपिल सिब्बल ये बयान दे रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि किसी कानून के जानकार से ही ये पता करते हैं कि कपिल सिब्बल ने जो इस तरह का बयान दिया और जो बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए हम आज फिर बात कर रहे हैं देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय, जिसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बैठे बैठे कपिल सिब्बल साहब को क्या हो जाता है, इस तरह के बयान दे देते हैं। सिब्बल साहब के पिताजी पाकिस्तान से भाग के आए थे, वहाँ खदेड़े गए थे 1947 में, और सब कुछ अपना वहाँ मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार सब कुछ छोड़ के आए और यहाँ आए, फिर भारत में रहे। वकालत उन्होंने शुरू किया, बड़े अच्छे वकील बने। सिब्बल साहब भी बड़े अच्छे वकील हैं, उनको दोनों बच्चे भी अच्छे वकील हैं। लेकिन अब सिब्बल साहब क्या बोलते हैं इसको मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं। एक है नार्सिज्म, दूसरा है मैग्लोमोनिया और तीसरा है स्टॉकहोम सिंड्रोम। मुझे लगता है कि इन 3 बीमारियों के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए, और किसको कौन सी बीमारी, इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। ये मैं सिब्बल साहब के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल एक मानसिक 3 बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ। ये थोड़ा अंश तीनों बीमारियां एक साथ किसी व्यक्ति को लग जाती है। अब जहाँ तक सिब्बल साहब की बात है, 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ।
आज तक सिब्बल साहब ने कभी नहीं कहा कि हाँ ये इतना डिले हो रहा है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, देश रहने के लायक नहीं है। 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ कश्मीर में, कभी उन्होंने कहा नहीं कि ये देश रहने लायक नहीं है, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल सड़ चुका है। अयोध्या में जब ढांचा गिरा तो 4 राज्य सरकारें गिरा दी गई। समझ में आ रहा है अगर यूपी वाली सरकार गिरती तो फिर भी समझ में आ रहा था, लेकिन बाकी वो 3 राज्यों का क्या कसूर था। तो 4 राज्य सरकार गिरा दी गई, तब भी उन्होंने कहा नहीं कि ये देश जो है संविधान से नहीं चल रहा है और गलत तरीके से चल रहा है। कश्मीर में, बंगाल में चुनाव के बाद हिंदू लगातार पलायन कर रहे थे, तब भी उनको देश एकदम सुरक्षित नजर आ रहा। सिर्फ पलायन नहीं कर रहे थे, उनके घरों को जलाया जा रहा था, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था। टीएमसी के नाक के नीचे 321 अपोनेंट के जो है नेताओं की हत्या की गई है। हाँ। और सिब्बल साहब अपने आप को हिंदू कहते हैं और भारत में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं, इसकी उनको कभी चिंता नहीं हुई। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, उसकी तो कभी उन्होंने चिंता जाहिर नहीं की। भाई डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। कन्हैया लाल जी की हत्या होती है तब उनको कोई चिंता नहीं। कन्हैया लाल की हत्या पे कुछ नहीं होता। दिल्ली में अभी वो मरा था, तरुण की हत्या हुई तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। गाजियाबाद में अभी सूर्या चौहान की हत्या हुई, तब उनको कोई खतरा नजर नहीं आया। कमलेश तिवारी की हत्या तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के बाद एक मतलब जिहादी हत्याएं होती रही हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नासिक में लव जिहाद का इतना बड़ा केस आया, तब उनको कोई खतरा नजर नहीं आया। अमरावती में एक लड़का पकड़ा गया, उसके मोबाइल में 150 बेटियों की फोटो, तो कुछ नहीं। तो सिब्बल साहब को केवल ले दे के एक अंडा पड़ा। अब या तो अंडा वो हीरे का अंडा था या सोने का अंडा था, भगवान जाने वो अंडा फेंक दिया गया, वो अंडा इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अब समय आ चुका है मनीष जी, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए जो सफ़ेद झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। मैं सिब्बल साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल कह रहा हूँ। अब समय आ चुका है कि सफ़ेद झूठ बोलने वाले पाखंडियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये जो पाखंडी है अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं और उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं आम जनता मान लेगी। अब इसका प्रतिकार करना जरूरी है। वैसे प्रतिकार हो रहा है बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आया है वो उनको समझ में आया हुआ कि देश किस तरीके से बदल गया और इस तरह की जो तिकड़मबाजी जो पहले ये लोग किया करते थे वो जनता अब स्वीकार नहीं करती। एसआईआर के मामले में इतना हंगामा हुआ, इतना हंगामा किया है। सिब्बल साहब उसमें वकालत कर रहे थे, बहुत बड़ी वकील है। टोटल 22 PIL थी, एक मेरी PIL थी, एसआईआर होना चाहिए, और 21 और PIL थी, एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब जितने आरोप लगाए गए थे सारे आरोप नकार दिए। तो शायद हो सकता है उसकी फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि सिब्बल साहब उसमें लीड काउंसिल थे, वो बहस उसमें एसआईआर के मामले में। हाँ, ममता बनर्जी के सारे केसेस कपिल सिब्बल साहब देखते हैं। तो इसी तरीके से या तो कुछ 1 साल से कोर्ट में शायद जो उनको जो सफलता चाहते हैं शायद नहीं मिल पा रही है, उसका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 75 के आसपास जो एज हो जाती है, वो कहते नहीं वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम आ जाता है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ एज का भी कुछ फर्क हो सकता है। लेकिन हैं वो बहुत वरिष्ठ वकील, लेकिन और कानून के बड़े समझदार हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई करोड़ों रुपए जो है ममता बनर्जी से इन्होंने सरकारी, जैसे केजरीवाल जिसमें फंसे थे तो उसमें भी करोड़ों रुपए जो है इन्होंने कमाए, और अब चूंकि सरकार चली गई है, वो खजाना नहीं खुल रहा है, उसी की पीड़ा का जो है वो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई वो सिर्फ उनका जो है सिर्फ पैसा जो है वो उस वजह से इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, सिब्बल साहब वैसे भी कोई गरीब आदमी थोड़ी है कि अगर बंगाल से पैसा नहीं मिलेगा तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। उनके पास और भी काम धंधे हैं, बहुत सारे उनके पास केस हैं, और उनका तो कुछ लोग कहते हैं पैरेलल में कोई बिजनेस वगैरह भी है, मुझे नहीं पता कि क्या है कि नहीं है, कुछ और भी है उनका काम धाम है। तो इसलिए वो एक राज्य से केस न मिलने से वो परेशान नहीं होंगे। मुझे तो ऐसे लगता है शायद एज फैक्टर है, आदमी एक एज के बाद जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दूसरा ये हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके से ईडी वाले मामले में भी उन्होंने बहस किया, ठीक से हुआ। बाकी और भी कई पिछले 4-5 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े केस आए सुप्रीम कोर्ट में, जहां वो बहस कर रहे थे, लेकिन फैसला वो उनके मनमाफिक नहीं हो पाया। वो अयोध्या का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे, तो हो सकता है शायद उसकी फ्रस्ट्रेशन हो, ये एक बहाना हो, अंडा एक बहाना मिल गया। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, कानून की दृष्टि से अगर हम देखें कि अभिषेक बनर्जी का तो आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा, भाई क्या हुआ उसके साथ, क्या ये किसी भी एंगल से अटेम्प्ट टू मर्डर या जानलेवा हमला उस तरह की धाराएं इसमें लग सकती है क्या? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, मेरा 5 साल में, पिछले 5 वर्षों में बंगाल में कई कार्यक्रम कैंसिल हो गया। लोग मुझे बुलाते थे, वहाँ बैनर पोस्टर लग जाता था, फिर पता चलता है वो प्रशासन ने आपका कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो हमें तो कई बार वहाँ से वापस आना पड़ा, एक आध बार हमें जाके वहाँ से वापस आना पड़ा, हम पहुँच भी गए, फिर कैंसिल हो गया, फिर लौट के आए हमें।
वो बंगाल में- कैंसिल क्यों होता था? हमारे कार्यक्रम कैंसिल कर देते थे। उनको लगता था कि मैं आया हूं कुछ हिंदुत्व की बात करूंगा, बंगाल की सच्चाई की बात करूंगा, घुसपैठ की बात करूंगा, धर्मांतरण की बात करूंगा, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की बात करूंगा। शायद ये बातें होती होंगी तो उनको लगता होगा ये बात नहीं जानी चाहिए, या शायद ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे ठीक ठाक लोग मुझे सुनते हैं तो हो सकता है उससे लोग परेशान हो, जिस भी कारण हो। बंगाल में बहुत गुस्सा है, शायद सिब्बल साहब को दिल्ली में बैठे बैठे पता नहीं है। ये तो लोग केवल अपना गुस्सा निकाल दे रहे हैं अंडा फेंक के। न तो जिस तरीके से वहाँ तोलाबाजी होती थी, वहाँ हवालाबाजी होती थी, कबूतरबाजी होती थी, मतलब कुछ भी करो बिना पैसे दिए काम नहीं होता था। जैसे मकान आप बनाओ तो चलो जो सरकारी जेई को दिया, इंजीनियर को दिया, वो बात समझ में आती है, ठीक है। वहाँ पार्टी को भी देना पड़ता, पार्टी को देना पड़ता था। वो लोकल पार्षद आके लेता था, प्रधान आके लेता था, और पार्षद प्रधान छोड़ो, वो ग्राम सभा के सदस्य भी आके लेते थे। आप कुछ भी करो, आपके यहाँ सीमेंट गिर रहा है तो उसमें आपको कमीशन देना है, आपके यहाँ बालू गिर रहा है तो देना है, आपके यहाँ गिट्टी गिर रही तब देना है, पहले फ्लोर का छत पड़ गया तब कमीशन देना, दूसरे फ्लोर का छत पड़ गया तब कमीशन देना, तीसरे। ये गुस्सा है वहां का लोगों का, वो शायद निकल रहा है। वो तो टीएमसी वालों से भी पैसे लिए जाते थे। मतलब बंगाल की राजधानी कलकत्ता, और कलकत्ता में व्यापारियों का क्या हाल था। उनकी दुकान बनी है, उनकी शोरूम, उनका शोरूम बना हुआ है, शोरूम के आगे ठेला लग गया और बेचारे वो अपना ठेला नहीं हटवा पा रहे। हालत ये हो गई। और ठेला किसका? घुसपैठियों का, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या वहां के ठेला लगा रहे हैं। मतलब अच्छे खासे करोड़ों के शोरूम बने हुए हैं, उसके आके वो ठेला लगा के कोई आलू बेच रहा है, कोई भिंडी बेच रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, कोई टमाटर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। उसको आप हटा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। इतना बड़ा वहां पे सरकारी संरक्षण मिला हुआ था घुसपैठियों को। तो ये कहीं ना कहीं शायद ये मुझे लगता है कि उसका गुस्सा जो है ना वो धीरे धीरे निकल रहा है, और 1 आध साल लगेगा गुस्सा निकलने में, क्योंकि वहां लोगों का अंदर गुस्सा भरा हुआ है। आप जरा बताइए, जिन लोगों के परिवारों को मार दिया गया वो परिवार कभी शांत होकर बैठेगा क्या? बिल्कुल नहीं बैठेगा। जिनके परिवार की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ वो शांत होकर बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। जिनको ये कहा गया कि भैया तुम एक काम करो, एक दिन के लिए पहले अपनी वाइफ को दो, तब हम तुम्हें गांव में वापस आने देंगे, वो शांत बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। वो जो गुस्सा है शायद यहाँ दिल्ली में बैठे हुए ना तथाकथित बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये लोग पहुंच जाए ना कलकत्ता में या बंगाल चले जाएं तो वहाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि दिल्ली में बैठे बैठे जितना भाषणबाजी करना है कर लो, गलती से कलकत्ता की तरफ मत चले जाना, बंगाल मत जाना, क्योंकि 1 साल अभी लगेगा वहाँ के लोगों का गुस्सा निकलने में। बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बहुत गुस्सा भरा हुआ है। और मैं तो टीएमसी से कहूँगा कि भैया तुम लोग 1 साल अपने घर में बैठो, 1 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी पहले अपने घर में शांत होकर बैठ जाएं, 1 साल वहाँ गुस्सा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद अपनी चुनावी रैली करें, अपनी पॉलिटिक्स करें, जो करना करें। बीच में निकले तो पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, वो पार्टी तो वैसे भी खत्म होनी है। उस पार्टी के इतने पाप हैं, इतने पाप हैं ना, इतने महापाप है कि वो पार्टी अब सर्वाइव नहीं कर सकती है। एक से बढ़कर एक कांड, मतलब एक से बढ़ के बड़े बड़े कांड, ऐसे ऐसे कांड है कि मुंह से बता नहीं सकते, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड हैं। तो वो पार्टी अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो पार्टी तो गई। जैसे बंगाल से वामपंथी साफ हो गए ना, ऐसे बंगाल से अब टीएमसी साफ हो गई। अब तो वहां पे बीजेपी रहेगी, हो सकता है कोई नया विकल्प खड़ा हो तो हो, लेकिन टीएमसी और वहां वामपंथी दोबारा नहीं आ सकते, ये गारंटी मान के चलिए। कांग्रेस हो सकता है एक बार भले आ जाए, लेकिन अब ये दोनों तो नहीं आ पाएंगे, पक्का मान के चलिए आप। तो ये बताइए कि ये जो बात की जा रही है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हालांकि अभी तक उस तरह का कोई, जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई वो कोर्ट में केसेस वगैरह नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल जैसे लोगों को इस तरह की बातें करने की क्या आवश्यकता है? व्हाई डिड ही से ऑल दिस थिंग्स? देखिए, अहंकार बहुत बड़ा अहंकार किसी भी चीज़ का हो, पैसे का अहंकार हो, पॉलिटिकल अहंकार हो, सत्ता का अहंकार हो, या अपने बौद्धिक अहंकार हो, अहंकार तो नुकसान ही करता है। तो कुछ लोगों को सत्ता का अहंकार, कुछ लोगों का पैसे का अहंकार, कुछ लोगों का अपने आप को बुद्धिजीवी होने का अहंकार, कुछ लोगों को संविधान अच्छा वकील बनने का अहंकार, ट्रेंड से अलग होकर के कुछ न कुछ बोलना। हाँ, तो जो अहंकार जब तक कुछ नया नहीं बोलेंगे तब तक उनको नहीं, एक और दूसरा लगता है कि देयर इज एन इनहेरेंट हेट फॉर हिंदुइज्म। हिंदुत्व को लेकर के, कोई भी हिंदू प्रतीक चिन्हों को लेकर के कोई केस आता है, इसी तरीके से अटपटा बयान वो देते हैं। कि क्या आपको नहीं लगता है कि भाई उनके अंदर हिंदू धर्म, हिंदुत्व, हिंदू प्रतीक चिन्हों के प्रति एक अजीबोगरीब घृणा है? देखिए, सिब्बल साहब के पास जो टैलेंट है ना, अगर उसका सदुपयोग करते तो वास्तव में देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते थे। दुर्भाग्यवश मैंने उनको देखा नहीं, कभी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते नहीं देखा, अलगाववादियों के खिलाफ मैंने कोर्ट में लड़ते नहीं देखा, कभी मैंने मजहबी उन्माद के खिलाफ मैंने लड़ते देखा नहीं। हाँ, डिफेंड करते मैंने, उनको बचाते हुए दिखे। हाँ, डिफेंड करते मैंने देखा है। कभी मैंने सिब्बल साहब को ड्रग स्मगलर के खिलाफ लड़ते हुए नहीं देखा, जबकि इतने अच्छे वकील हैं। अगर अपनी वो प्रतिभा का उपयोग करें, मैं तो कहता हूं कि अगर वो टैलेंट अपना यूज़ करें तो मैं तो अपनी पीआईएल के साथ ही उनको भी शामिल कर सकता हूं, लेकिन वो करते ही नहीं। वो हमेशा उल्टी साइड से रहते। इवन हमारी पीआईएल में भी वो हमारे साथ कभी नहीं आते, हमारे खिलाफ ही हमेशा आते हैं।
लेकिन देखिए ये तो अपना अपना फ्रीडम है वकील, हाँ, वो प्रोफेशनलिस्ट के वो, हाँ है कि वो जिधर भी जाए। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे जो टैलेंटेड वकील हैं, सिब्बल साहब जैसे, सिंघवी साहब जैसे लोग, ये लोग अपनी वकालत के दम पे चाहे तो भारत में बहुत बड़ा रिफॉर्म कर सकते हैं, जेंडर जस्टिस के लिए बहुत काम कर सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन लड़ते किसके लिए हैं? शरिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए खड़े हो जाते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? जमीयत उलमा हिंद के लिए खड़े हो जाते हैं। कि धर्मांतरण रोकने के लिए नहीं खड़े होते, धर्मांतरण चलता रहे उसके लिए खड़े हो जाते हैं। भारत में 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का रोज शिकार हो रही हैं, उसको कहते हैं तो झूठी बात है, तो जबरदस्ती का अफवाह है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, बॉर्डर पे 300 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। उनके लोग कंसर्न नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि उनके पिताजी पाकिस्तान से भाग के आए, उनको लगता है यहाँ भी गड़बड़ होगा तो हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, दुबई भाग जाएंगे, हो सकता है कहीं और भाग जाए। या तो उनके मन में है, अगर जो आदमी जिस देश में रहता है, भाई जिस आदमी को लगता है मैं अब इसी घर में परमानेंट रहूंगा, तो वो घर की पूरी देखभाल करता है, वो चाहता है ये घर यार कहीं अनसेफ ना हो जाए। जैसे आपका ऑफिस यहाँ है तो आप चाहोगे इसका मेंटेन बना रहे, सुरक्षित बना रहे, कोई अवांछित कार्य ना होने पाए, बिजली का कनेक्शन बाकी सब ठीक ठाक चलता रहे, तभी तो ये चाहोगे। सही बात आपको अगर छोड़ के भागना तो आप चाहोगे ठीक है खंडहर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, आग लग जाए, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसे लगता है कि देश में बहुत सारे बड़े वकील हैं जो देश की सेवा कर सकते थे। मुझे लगता है उन्होंने मान लिया है कि हाँ 15-20 साल के बाद यहाँ हिंसा होनी है। 1947 में जो हुआ 2047 में फिर वही होना है, इसलिए कायले टेंशन लेना, एक काम करो पहले ढूंढ के रखो, यहाँ खाओ पियो लूटो मारो, और जिस दिन कुछ होगा उसके पहले चार्टर प्लेन में बैठेंगे निकल जाएंगे। या तो ये दिमाग में है। अदरवाइज हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं बहुत मतलब नॉलेज के मामले में मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, गजब का टैलेंट है उन लोगों के पास। लेकिन उस टैलेंट का राष्ट्रहित में, जनहित में, समाज हित में, सनातन हित में कोई सदुपयोग नहीं हो रहा, ये हमें दुख है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दे पे जो सोशल मीडिया पे बड़ा ज्वलंत है कपिल सिब्बल का बयान, उसमें बहुत ही सफाई से आपने सारी बातें रख दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।